सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले अपना लेक्चर नंबर 6 ऑन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, सो दिस इज लेक्चर ऑफ आवर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज विच इज़ गोइंग ऑन। ठीक है, तो 6 लेक्चर हम लोग देख चुके हैं रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, एंड वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद स्टैटिक चार्जेस से रिलेटेड जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स है, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कूलम फोर्स हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एंड देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो गया, एंड इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल, और फिर वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, अब हम आज का जो लेक्चर है वी आर गोइंग टू सी द एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ दैट वी हैव सीन। ठीक है, तो गॉस लॉ की एप्लीकेशन देखेंगे। सेकंड थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी द पॉइंट्स टू पॉन्डर। ठीक है, तो पॉइंट्स टू पॉन्डर में भी एनसीईआरटी में काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं, तो जैसे कि अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें कॉन्सेप्ट हमारा एक तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट दे रखा है दैट कैन कम इन टू योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और उसमें आ सकता है आपका एग्जाम्स में। फिर एक इसमें इट रिलेट्स चार्ज विद frame of reference invariant, it relates charge with your scalar or rotational invariant, it relates a charge with your time invariant, and how the conservation of your charge is depending upon the time invariant. ठीक है, so these concepts has been quite well furnished in the points to ponder. ठीक है, तो हम लोग ये वाले concepts सीखेंगे। ठीक है, और फिर एक और बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना दे रखा है कि why we have a coulomb of 1 coulomb charge इतना बड़ा क्यों होता है, and why we have the k की वैल्यू जब हम कुछ भी डिसाइड कर सकते थे, then why we have taken 9 into 10 to the power 9, and why we have gone from the magnetic field route to because we have the SI unit in amperes, that's why we have gone it from the magnetic field route and come to the electric field. ठीक है, इलेक्ट्रिक हम लोग कूलम्स फोर्स पे आए हैं। ठीक है, तो विल सी ऑल दिस कॉन्सेप्ट के why the epsilon naught is having the value 8.85 into 10 to the power minus 12, जिसकी वजह से मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की इतनी बड़ी वैल्यू आ जाती है, दैट इज 9 into 10 to the power 9, और जिसकी वजह से मेरा चार्ज जो कूलम चार्ज होता है 1 कूलम काफ़ी बड़ा आ जाता है। ठीक है, सो दिस कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, एंड देन ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट देखेंगे। और एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमारा पॉइंट्स टू पॉन्डर में ये भी दे रखा है कि जब इन द न्यूक्लियस आपके तो प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो प्रोटॉन और प्रोटॉन पे प्लस चार्जेस पे तो इट शुड रिपेल अवे, देन वाई इन द न्यूक्लियस दे आर हेल्ड टुगेदर, व्हाट फोर्स इज हेल्डिंग देम टुगेदर, तो उसके बारे में भी एक फोर्स के बारे में बता रखा है हमारे को, दैट इज थर्ड काइंड ऑफ अ फोर्स। ऑलरेडी 2 फोर्स हम लोग देख चुके हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस। Electromagnetic force is the same force only, electromagnetic force same force है, gravitational force, and the third kind of forces are that we are going to look into the nuclear forces. ठीक है, so in details हम लोग बाद में देखेंगे when we are going to study the modern physics. ठीक है, तो अभी हम लोग we are just going to take a cursory view कि what are the nuclear forces, और basically हमने जब हम when we are starting the NCERT का लेक्चर हम लोग देख रहे थे, NCERT का फर्स्ट लेक्चर जो हमने देखा था, there we have studied in details fundamental forces of nature में nuclear forces हमने in detail we have studied. ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हमारा यूज़ होता है टू कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सिमेट्रिक सिस्टम। ठीक है, सिमेट्रिक सिस्टम में हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेशन में, बिकॉज सिमेट्रिक सिस्टम हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम लोग वी कुड एबल टू मेक द गॉस सरफेस, और गॉस सरफेस और गॉस सरफेस में इस तरीके से बनाते हैं हमारा जो, बिकॉज हमारा जो फ्लक्स होता है दैट इज फ्लक्स इज नथिंग बट ई डॉट डी एस, और इसका सरफेस इंटीग्रेशन होता है ई और डी एस के बीच में। तो यहाँ पे जो मेरे 2 वेरिएबल फैक्टर है, एक तो ई वेरिएबल है कि हर पॉइंट पे वेरी करेगा मेरा ई, और दूसरा वेरिएबल फैक्टर है इन दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, तो मैं इस तरीके से सिमेट्रिक सिस्टम होता है कि मेरा ई कांस्टेंट रहे, और मेरा जो इन दोनों के बीच में एंगल है इधर इट शुड 0 और इट शुड 90 डिग्री। तो इस तरीके से मैं अपना गॉसियन सरफेस डिसाइड करता हूँ। ठीक है, तो वो केवल मेरा सिमेट्रिक सिस्टम में ही बन पाता है। ठीक है, सो हमने इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन सर्टेन गॉसियन सरफेसेस वेयर वी हैव सीन द सिमेट्रिक सिस्टम, जैसे हमने सिर्फ स्फेरिकल सिमेट्री देखा था, सिलेंड्रिकल सिमेट्री देखा था, प्लानर सिमेट्री देखा था इन द लास्ट लेक्चर। तो आज हम उसी का वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दैट सिमेट्री सिस्टम। ठीक है, तो गॉस लॉ हमने देखा था। गॉस लॉ हम लोग डिफाइन करते हैं, फ्लक्स इज जो बेसिकली फ्लक्स क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एस। ठीक है, और हमारा जो एरिया का इंटीग्रेशन ऑल ओवर द सरफेस। ठीक है, सो फ्रॉम द क्लोज सरफेस टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स इज नथिंग बट ई डॉट डी एस। ठीक है, और इसी को ही गॉस ने बोला था दैट इज नथिंग बट क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसी को यूज़ करके वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, सो दिस कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू सी। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं वी आर गोइंग टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड because of the uniformly charged straight wire, and this is a infinitely long. ठीक है, because अगर ये infinitely long नहीं होगी then there will be a changes in our electric field,
बिकॉज वी आर कंसिडरिंग इट इनफाइनाइट लॉन्ग, देन वी कैन एज्यूम दैट द फील्ड इज रेडियल एट एनी पॉइंट, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे हम लोग देखेंगे फील्ड विल बी रेडियल, सो दैट इज आउटकम ऑफ माई बिकॉज ऑफ माई इनफाइनेटली लॉन्ग वायर, ठीक है। सो एक इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है मेरा, ठीक है, विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज, तो हम इसके सेंटर तो कोई नहीं होगा इनफाइनेटली चार्ज पे, कोई भी पॉइंट लोगे तो दोनों साइड मेरा बराबर ही बराबर होगा, ठीक है। तो हम एक पॉइंट लेते हैं ई, तो ई के अगर मैं एक सर्कल, इफ़ आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस सर्कल, ठीक है, तो इस पर ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा, तो इन तीनों पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम फॉर बिकॉज ऑफ, अगर मैं ये वाला केवल एक सेंटर लेके चलूँ तो इसके अबाउट मेरा ये तीनों के अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी दिस रेडियल, और इसका जो इफ़ वी टेक दिस एज अ चार्ज ओनली तो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा दैट इज ऑल्सो बी सेम बिकॉज माई आर इज सेम फॉर ऑल थ्री ऑफ देम, ठीक है, ये मेरा आर सेम है तीनों के लिए, ठीक है। सो पहला तो ये है। दूसरा, अगर मैं ये वाले ये दो मैं एलिमेंट्स लूँ, एक तो ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, तो इस वाले एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, सेम वे इस वाले एलिमेंट की वजह से इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। इन दोनों के अगर मैं कंपोनेंट करूँगा तो इसका कंपोनेंट ये, इसका कंपोनेंट ये आ जाएगा, तो ये दोनों मेरे एड अप हो जाएंगे, ये वाले मेरे कैंसिल हो जाएंगे। तो आप देखो बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है विच इज़ कमिंग इन रेडियल डायरेक्शन। अगर मैं कोई वायर लूँ, ठीक है, कोई वायर लूँ और इसके मिड पॉइंट पे चेक करूँ, तो मिड पॉइंट पे हमेशा मिड पॉइंट से अगर किसी पॉइंट पे चेक करूँ तो इस पॉइंट पे बिकॉज यहाँ पे मेरा ऊपर भी बराबर है नीचे भी बराबर है, तो आई गेट द फील्ड इन द रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। इनफाइनाइट वायर के केस में तो ठीक है, इट विल ऑलवेज बी, हम इनफाइनाइट वायर के केस में कोई भी पॉइंट लोगे तो उसके ऊपर भी बराबर होगा नीचे भी बराबर होगा, बिकॉज हेयर भी माइनस इन्फिनिटी और हेयर भी प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। सो उसमें तो मेरा फील्ड हर पॉइंट पे, आप किसी भी पॉइंट पे लोगे हमेशा रेडियल फील्ड ही आएगा, किसी भी पॉइंट पे लोगे फॉर द इनफाइनाइट वायर। अगर आपका वायर लिमिटेड वायर है, इनफाइनाइट वायर नहीं है, तो उसके इस सेंटर पॉइंट पे ही यू कैन गेट द रेडियल फील्ड। और कोई भी पॉइंट लोगे, सपोज ये वाला पॉइंट लिया आपने ये लिमिटेड वायर का, देन इसमें जो होगा हमारा will not be having the radial field, will be having the transverse, ये वाली डायरेक्शन में भी फील्ड आएगा और इस डायरेक्शन में भी कुछ नेट फील्ड आएगा, ठीक है। बिकॉज ये मेरा सपोज यहाँ पे इसके ये मेरा सेंटर है, तो यहाँ पे मेरा जो वायर है दिस इज माय बिग वायर, ठीक है। ये बिगर वायर की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑन हायर साइड, और ये छोटे वायर की वजह से यहाँ से देखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी स्मॉलर। तो अब इसका और इसका कंपोनेंट ये आएगा और ये बड़े वाले का कंपोनेंट ये और ये आएगा, ठीक है। अब मैं देखूंगा इस डायरेक्शन में मेरा कुछ नेट आएगा, ठीक है, सम नेट विल बी देयर इन दिस डायरेक्शन, और यहाँ तो मेरा ऑलरेडी रहेगा रेडियल में, तो दैट मीन्स मेरा रेडियल में तो रहेगा प्लस नेट मेरा इधर भी आएगा, एंड आई विल बी हैविंग द माई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कमिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। इन दिस इज अ केस व्हेन यू हैव अ लिमिटेड वायर, ठीक है, जब वायर आपका अनलिमिटेड लेंथ मतलब इनफाइनाइट लेंथ का नहीं है। बट हमारा जो इलस्ट्रेशन है वी आर सीइंग द इनफाइनाइट लेंथ वायर, तो इनफाइनाइट लेंथ वायर में हमने दो चीज़ें देखी कि आर पे इनफाइनाइट लेंथ से सेम आर पे अगर मैं देखूँ किसी भी पॉइंट पे, सो हर पॉइंट पे जो होगा मेरा रेडियल फील्ड होगा एक तो, ठीक है, रेडियल फील्ड होगा, द फील्ड विल बी रेडियल, ठीक है। और सेकंड थिंग इज द फील्ड विल बी इक्वल, हर पॉइंट पे मेरा फील्ड सेम आएगा विच इज बिकॉज माई आर इज सेम, ठीक है। सो ये दो चीज़ें हमने देखी अपने फॉर द इनफाइनाइट वायर, रेड फील्ड इज रेडियल एंड डिपेंड ओनली ऑन द आर, ठीक है। नाउ इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ गॉसियन सरफेस, गॉसियन लॉ लेके गॉसियन सरफेस डिफाइन करते हैं, देन विल फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, ठीक है। इस चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, तो मैं अगर सपोज आई हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, दिस पॉइंट पे लेना है, तो आई ड्रॉ अ सिलेंड्रिकल, इस तरीके से आई ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस, ठीक है, जो कि मेरा इसको पॉइंट को इंक्लूड करता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनेगा, ठीक है। तो मैंने ये वाला पॉइंट लिया, तो इसको इंक्लूड करते हुए आई हैव मेड द गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस अब मेरे को इस वाले पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा मेरा वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे को ये दे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यू हैव टू फाइंड आउट दिस पॉइंट, ये पी वाले पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। नाउ दिस इज योर वायर, ठीक है। नाउ इसके ऊपर जो मेरा यहाँ पे तीन सरफेस बनेंगे मेरे क्वेश्चन के, एक तो ये सरफेस बन जाएगा, एक नीचे वाला सरफेस बन जाएगा, और ये मेरा कर्व्ड वाला सरफेस, ठीक है, ये कर्व्ड सरफेस बन जाएगा। अब कर्व्ड पे अगर हम देखें, हमने अभी देखा कि इनफाइनाइट वायर है, तो आपका जो फील्ड होगा दैट इज ऑलवेज रेडियल होगा, दैट मीन्स जो ई होगा, और यहाँ पे जो आपका एन वेक्टर होगा दैट इज परपेंडिकुलर। एन वेक्टर मीन्स आपका जो एरिया वेक्टर है और ई वेक्टर, ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। परपेंडिकुलर मतलब कि आपका प्लेन से परपेंडिकुलर है, बट आपका एन वेक्टर इज पैरेलल टू योर ई वेक्टर, तो आपका जो थीटा एंगल विल बी 0 डिग्री, तो कॉस थीटा आपका कम्स आउट टू बी 1। तो यहाँ पे आपका इस वाले में अगर आपको एरिया देखो, इस वाले में अगर मैं फ्लक्स निकालना चाहूँ, ठीक है, तो इस वाले पोर्शन के लिए फ्लक्स निकालना चाहूँ, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू ई, और यहाँ पे हर पॉइंट पे मेरा ई सेम रहेगा बिकॉज इट इज़, यहाँ से डिस्टेंस सेम है, इधर भी डिस्टेंस सेम है, ठीक है, बिकॉज आई एम टेकिंग इट एट द सेंटर, तो यहाँ से भी डिस्टेंस सेम है, तो मेरा हर पॉइंट पे मेरा E will be same, तो I can write it down, my flux because of my curved surface will comes out to be equal to E into, और जो कर्व्ड एरिया है आपका 2 pi r l, ठीक है, ये आपका कर्व्ड एरिया है, ठीक है। सो हर पॉइंट पे सेम रहेगा, और मैं जो cos थीटा एंगल विल बी, थीटा एंगल इज 0 डिग्री, तो मैं cos थीटा इज 1, ठीक है। तो मेरा ये फ्लक्स आ गया अलॉन्ग दिस कर्व्ड पाथ के अलॉन्ग, ठीक है। अब ये वाला जो है मेरा, इसमें क्या है आपका, तो यहाँ पे
वायर की वजह से इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल ही होगा, ठीक है, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, बट यहाँ पे आप ये जो होगा मेरा ये वाला, तो यहाँ पे इस वाले एरिया के लिए मेरा जो एरिया वेक्टर होगा विल बी इन दिस डायरेक्शन, बट माय फील्ड इज रेडियल, फील्ड मेरा परपेंडिकुलर है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे जो थीटा इज 90 डिग्री है, थीटा आपका यहाँ पे 90 डिग्री आएगा, तो कॉस थीटा इज 0। तो आपका इसके थ्रू एंड इसके थ्रू आपका जो फ्लक्स विल बी 0, ठीक है। अब हम नेट फ्लक्स देखें टोटल, तो टोटल नेट फ्लक्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू, ये आपका देख लिया, ये कॉस थीटा, ठीक है, एट कांस्टेंट हर पॉइंट पे, यहाँ पे ये कर्व्ड सरफेस के हर पॉइंट पे आप देखोगे कांस्टेंट आर है, तो आपका ई कांस्टेंट हो जाएगा, थीटा आपका 0 डिग्री है, तो आपका आ जाएगा ई इंटू 2πr। अब वी आर गोइंग टू अप्लाई द गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। गॉस लॉ क्या कहते हैं मेरा, कि नेट फ्लक्स विल बी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, नेट फ्लक्स विल बी थ्रू दिस कर्व्ड सरफेस, दैट इज ई इंटू 2πrl, दैट विल बी इक्वल टू योर हमें ई तो निकालना ही है, दैट विल बी इक्वल टू योर चार्ज एनक्लोज। अब इसमें मेरा चार्ज एनक्लोज कितना होगा, दिस इज माय वायर ओनली विच इज एनक्लोजिंग द गॉसियन सरफेस, ठीक है। यूनिफॉर्म डेंसिटी है मेरी लैम्डा, अगर मैं इसको आई मल्टीप्लाई बाय एल, ठीक है, तो आई गेट माई चार्ज, ठीक है, दिस इज माई चार्ज, तो आई पुट द वैल्यू लैम्डा इंटू एल, इट इज द चार्ज एनक्लोज, यही तो चार्ज एनक्लोज होगा मेरा गॉसियन सरफेस में, तो लैम्डा एल डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, फ्रॉम हेयर आपका एल से एल कैंसिल हो जाएगा, नाउ आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा लैम्डा ओवर 2π एप्सिलॉन नॉट आर, और डायरेक्शन विल बी रेडियल डायरेक्शन में, दैट इज द रेडियल डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्मल टू द वायर। अगर आपका लैम्डा पॉजिटिव है, दैट मीन्स आपका वायर जो पॉजिटिव है, तो आपका ये जो रेडियल डायरेक्शन होगी आउटवर्ड होगी, ठीक है, दिस विल आउटवर्ड। अगर लैम्डा आपका नेगेटिव है तो आपकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी, ठीक है, इफ योर लैम्डा इज नेगेटिव, ठीक है। सो दिस वी हैव सीन इट इन द लास्ट लेक्चर, जब हमने इसको स्मॉल पार्ट लिखे, देन वी हैव इंटीग्रेटेड इट, ठीक है, हमने वो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से किया था, वी हैव इंटीग्रेटेड दैट थिंग। सो उसी को ईजी करने के लिए वी हैव सीन द गॉस लॉ से देखो आप कितना ईजी हो गया, यू कुड एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट थी हमारी एजम्पशन थी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ठीक है, दैट इज क्रूशियल बिकॉज विदाउट दिस ई कैन नॉट बी नॉर्मल एट द कर्व्ड सरफेस। अगर मेरा इनफाइनाइटली वायर नहीं है, तो हमने देखा था ई कैन नॉट बी नॉर्मल, ठीक है, बिकॉज आपका ई इज सम ई, अगर ये इनफाइनाइटली वायर नहीं है तो ई आपका कुछ डायरेक्शन में ऊपर भी आएगा, इधर भी आएगा, तो ई विल नॉट बी नॉर्मल, ई के कुछ एंगल बनेगा विद दिस, ई आपका यहाँ पे कुछ एंगल बनाएगा विद दिस एन, तो अगर हर पॉइंट पे अगर आपका एंगल बनाएगा तो यू कैन नॉट हैव दिस ई, ये कॉस थीटा आपका कांस्टेंट रहेगा, तो यू कैन नॉट हैव दिस कॉस थीटा कांस्टेंट, ई तो फिर भी आपका कांस्टेंट रहेगा बिकॉज आपका रेडियल मैग्नीट्यूड ई कांस्टेंट रहेगा, बस आपका जो थीटा विल बी वेरिंग, तो थीटा वेरी करता रहेगा, तो then again you have to apply the calculus, you cannot apply this, so assumption of theta infinitely long wire is crucial to get this result, ठीक है। देन इट इज़ ऑल्सो ट्रू इफ़ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट, अगर आपका लॉन्ग वायर है और उसके सेंटर पे आप निकालने हैं, किसी सेंटर पॉइंट पे यहाँ पे कहीं पे भी निकालने हैं, तो फील्ड विल ऑलवेज बी रेडियल, बिकॉज ये वायर भी बराबर है, ऊपर भी वायर बराबर है, तो आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा दोनों का, दैट विल बी कैंसिल आउट, ठीक है। तो इन दिस केस जो सेंटर से मिडिल सेंटर पॉइंट पर अगर आप देखोगे वायर के, तो द फील्ड विल कम्स आउट टू बी रेडियल आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में मेरे को बता रहा है द फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट, ठीक है। सो दिस इज माई प्लेन शीट, इट्स बिन गिवन, ठीक है। अब मेरे को वी हैव बिन गिवन अ चार्ज ऑन टू दिस, ठीक है, इस पर चार्ज आ गया मेरा, और वी हैव टू फाइंड आउट द फील्ड ड्यू टू दिस इनफाइनेटली लॉन्ग, इनफाइनेट, तो अगेन द आर थिंग इज इट इज़ इनफाइनेटली लॉन्ग शीट, ठीक है, ये शीट भी मेरी इनफाइनेटली बड़ी शीट है, ठीक है। तो बेसिकली इनफाइनेटली लॉन्ग होती नहीं है इन रियल लाइफ सिचुएशंस में, तो वो हम लोग के इनफाइनेटली लॉन्ग कब कहते हैं कि मेरी जो डायमेंशन ऑफ दिस होती है, ठीक है, वो इतनी बड़ी होती है कि मैं इसके जो मेरे जिस पॉइंट पे मेरे को निकालना है, सपोज इस पॉइंट पे निकालना है विच इज़ वेरी नियर टू माई प्लेट, तो ये जो डिस्टेंस है मेरा आर, इसके रिस्पेक्ट में मेरी डायमेंशन इतनी बड़ी हो जाती है, तो आई विल से अ इनफाइनेटली लॉन्ग शीट, ठीक है। अदरवाइज ऐसा कोई होती नहीं है इनफाइनेट लॉन्ग, इट इज़ ओनली द कंपेरिजन, ठीक है, रिलेटिवली हम लोग चेक कर रहे हैं। तो अब निकालते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज, इनफाइनेटली यूनिफॉर्मली चार्ज, तो इनफाइनेटली लॉन्ग है, ठीक है, एंड यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, दैट इज सिग्मा, इट्स बीन गिवन टू अस। नाउ अब विल कंसीडर हेयर पैरेलल पाइप कंसीडर कर लो, या यहाँ पे यू कैन कंसीडर द यू कैन कंसीडर पैरेलल पाइप और यू कैन कंसीडर द सिलेंडर ऑल्सो, ठीक है। विल कंसीडर द पैरेलल पाइप कंसीडर करते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग यहाँ पे वी हैव टेकन द पैरेलल पाइप रहता, ये इसको गॉसियन सरफेस ले लिया, वी हैव टेकन द गॉसियन सरफेस एज पैरेलल पाइप, ठीक है, इस तरीके से हमने गॉसियन सरफेस ले लिया विच इज सर पैरेलल पाइप। तो नाउ इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज़ इन दिस डायरेक्शन इसमें, और यहाँ पे इधर की साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा बिकॉज ऑफ माई चार्ज प्लेन शीट, ठीक है। इसकी वजह से जो ये वाला मेरा पोर्शन है और एक ही पीछे वाला होगा, पीछे वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, इसकी वजह से विल बी इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज मेरा जो चार्ज होगा विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ द साइड्स, इसकी वजह से इधर आ जाएगा, इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है। नाउ जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इज मूविंग आउट फ्रॉम हेयर यहाँ से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा, तो नाउ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं गॉसियन सरफेस देखूँ तो ये वाला जो सरफेस है, ठीक है,
ये वाला हो गया, फ्रंट वाला हो गया, बैक वाला हो गया, डाउन वाला हो गया, तो इन सब के जो ई है और जो मेरा एरिया वेक्टर है दैट इज़ 90 डिग्री, तो मेरे किसी भी सरफेस से मेरा फ्लक्स नहीं पास ऑन होगा, केवल दो सरफेस से फ्लक्स पास ऑन होगा, एक तो ये सरफेस से 1 और एक ये 2 सरफेस से, इन दोनों से फ्लक्स पास ऑन होगा बिकॉज मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है उनके बीच में एंगल थीटा इज 0 डिग्री, और जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी मेरा कांस्टेंट होगा पूरे इस फेस पे, ठीक है, वो भी इस फेस पे पूरा कांस्टेंट होगा बिकॉज माई डिस्टेंस इज सेम, ठीक है, नाउ डिस्टेंस इज सेम है। तो अब हम क्या करते हैं, विल अप्लाई द फ्लक्स निकालते हैं दोनों के थ्रू एंड विल इक्वेट इट विद द चार्ज एनक्लोज इनटू इट, ठीक है, इसमें चार्ज कितना एनक्लोज होगा, दिस इज द चार्ज एनक्लोज, और चार्ज कैसे निकाल सकता हूँ मैं, यूनिफॉर्मली चार्ज है दैट मीन सिग्मा यूनिफॉर्म चार्ज है और इसका एरिया, ठीक है, इसका एरिया लिख लो आप एरिया, ठीक है, दिस इज द चार्ज स्टोर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट दैट विल बी इक्वल टू योर टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा ई, और यहाँ से भी आउटवर्ड जा रहा है ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए दैट इज 2E इंटू ए, ठीक है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, आपका जो ई है दैट डज नॉट वेरी विद आर के साथ वेरी नहीं कर रहा, ठीक है, यहाँ पे आपका हर पॉइंट पे योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर है, ठीक है, नॉर्मल है योर प्लेनर शीट, और दूसरा क्या है, इट्स वैल्यू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट एंड बिकॉज इट इज़ फॉर द और ये जो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट है इट इज़ फॉर द इन्फाइनेटली लॉन्ग शीट, ठीक है, ये एक कंसिडरेशन है हमारी कि इट शुड बी फॉर द इन्फाइनेटली लॉन्ग शीट, ठीक है, बट इट इज़ ऑल्सो ट्रू अगर मेरी शीट इन्फाइनाइट है एंड आई एम टेकिंग इट वेरी नियर, बहुत नियर टू द सरफेस ऑफ द शीट के पास में, बहुत पास ले रहा हूँ मैं, तो इन दैट केस ऑल्सो आई विल बी हैविंग द सेम सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नाउ आपके पास ये आ गया, आपकी डायरेक्शन आ गई नॉर्मल, अगर ई आपका अवे होगा व्हेन यू हैव द सिग्मा पॉजिटिव, ई आपका इनवर्ड होगा अंदर की साइड में व्हेन यू हैव द सिग्मा नेगेटिव, ठीक है, एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज इट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ डिपेंड नहीं कर रहा, तो एट एवरी पॉइंट योर सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, इट इज ओनली डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज डेंसिटी, ठीक है। नाउ थर्ड देखते हैं हम लोग, फील्ड ड्यू टू है यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल, ठीक है, थिन शेल की वजह से देखते हैं, शेल का मतलब हो गया कि आपने जो भी चार्ज दोगे तो इसके आउटर सरफेस पे सारा का सारा चार्ज स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे आउटर सरफेस पे सारा का सारा चार्ज मेरा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। नाउ फील्ड ड्यू टू ये यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल है, ये मेरी शेल है, तो इसमें मेरे दो हो सकते हैं, तो अंदर देखूँ या मैं बाहर देखूँ, ठीक है, तो हम दोनों जगह देखेंगे, फील्ड आउटसाइड द शेल और फील्ड इनसाइड द शेल। अब आउटसाइड के लिए आप कंसीडर दिस एज अ गॉसियन सरफेस, ये क्यों लिया, बिकॉज हमारे को हर पॉइंट पे फील्ड मेरा रेडियल बनेगा, ठीक है, हर पॉइंट पे फील्ड रेडियल बनेगा, और मेरा एन और ई के बीच में हमेशा एंगल विल कम्स आउट टू बी 0 डिग्री, तो मेरा कॉस थीटा विल बी 1, और यहाँ पे हर पॉइंट पे गॉसियन सरफेस के मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैग्नीट्यूड जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का दैट विल बी कॉन्स्टेंट हर पॉइंट पे, बिकॉज आर मेरा कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो आई कैन राइट इट डाउन, मेरे को इस पॉइंट पे अगर आई हैव टू फाइंड आउट इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो विल फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू माई गॉसियन सरफेस कितना होगा, टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज नथिंग बट ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, दैट इज योर आर, ठीक है, इस आर डिस्टेंस पे निकालने हैं तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ई आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, हर पॉइंट पे आपका ई कांस्टेंट रहेगा, और ये जो थीटा है, थीटा इज ऑल्सो 0 डिग्री, थीटा भी आपका 0 डिग्री रहेगा हर पॉइंट पे, बिकॉज फील्ड इज नॉर्मल एट ईच एंड एवरी पॉइंट। यहाँ पे आपका ये आ गया टोटल फ्लक्स दैट विल बी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज, आपका चार्ज कितना इनक्लोज है, योर चार्ज इज नथिंग बट इट इज़ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल, तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आपका सारा का सारा चार्ज विल बी स्टोर्ड ऑन द सरफेस, तो ये आपका टोटल चार्ज आ गया सिग्मा यूनिट चार्ज इंटू टोटल सरफेस एरिया, ये आ गया डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो यहाँ से दिस से ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी इक्वल टू नहीं सॉरी, तो दिस विल बी आर स्क्वायर, यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे आप देखोगे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, सो दैट इज योर आंसर, ठीक है, सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस यू कैन राइट इट डाउन, आप सिग्मा को लिख सकते हो, यू कैन राइट इट डाउन, सिग्मा इज नथिंग बट क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा और 4 पाई आर स्क्वायर को लिखोगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, और आपका डायरेक्शन क्या आएगी, रेडियल, ठीक है। सो हमने क्या किया, यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दिया, आर यहाँ पे या तो आप क्यू लिख दो, ठीक है, हमने क्या किया, इसको वी हैव कन्वर्टेड इनटू सिग्मा में कर दिया बिकॉज चार्ज डेंसिटी, या फिर यू कैन सिंपली राइट इट क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इसको नीचे ले जाओ तो आपके हो जाएगा क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, सो बोथ द वे यू कैन राइट इट डाउन, सिग्मा की टर्म्स में भी और क्यू की टर्म्स में भी, और इसकी डायरेक्शन जो होगी दैट इज ऑलवेज नॉर्म रेडियल डायरेक्शन में आउटवर्ड होगी, ठीक है, सो आर इज द रेडियल डायरेक्शन, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन, सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट कि आपका इसको हम ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं कि सारा का सारा चार्ज है इट इज़ बीन स्टोर्ड एट द कंसनट्रेटेड एट दिस पॉइंट, तो अगर मेरा सारा का सारा चार्ज इस पॉइंट पे भी कंसनट्रेट हो गया तो मेरे को इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, दैट इज नथिंग बट क्यू डिवाइडेड बाय के क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है ना,
तो आपको किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से एट दिस डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे निकालना है मेरे को, इस वाले डिस्टेंस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है आपका 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय, और ये आपका Q है, ये पॉइंट चार्ज है Q, तो Q डिवाइडेड बाय r²। तो सेम अगर मैं देखो ये वाली टर्म ही मेरी आ रही है, सो आई कैन एज्यूम कि मेरा जो शेल है, आई कैन एज्यूम इट इज़ कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड वन के इनसाइड द फील्ड अंदर की साइड में, अगर मैं ये वाला क्वेश्चन सरफेस बनाता हूँ अंदर पे, एंड हैव टू फाइंड आउट द फील्ड हेयर, ठीक है। यहाँ पे फील्ड निकालते हैं, तो यहाँ पे फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स विल बी ई इंटू, सो फ्लक्स विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जितना भी होता है आपका, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द चार्ज इनसाइड एंड द चार्ज आउटसाइड, सबकी वजह से होता है। तो विल अज्यूम कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, ठीक है। अब यहाँ पे अभी अज्यूम कर रहे हैं, विल सी के इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं आएगा, तो विल अज्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, और यहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा, दैट इज 4πr², ठीक है, ये वाला आर डिस्टेंस 4πr², और यहाँ पे चार्ज इनक्लोज कितना है अंदर 0, तो इट विल कम्स आउट टू बी 0, सो यहाँ से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी 0। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि चार्ज इनसाइड योर शेल, चार्ज इनसाइड द शेल जो होता है आपका, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल इज 0, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल इज 0। तो आपका दैट इज दिस प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू यूज इन लॉट ऑफ एप्लीकेशंस इन आवर कमिंग लेक्चर्स आल्सो, जब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज 0, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल, इनसाइड द थिन शेल इज नथिंग बट इट इज 0, ठीक है। सो यहाँ पे बिकॉज आपका चार्ज जो होगा सारा का जितना भी चार्ज होगा आपका, जो भी आप चार्ज दोगे इसको, ये सारा का सारा चार्ज मेरा बाहर की साइड में स्टोर हो जाएगा, जो कि मेरा कंडक्टर के केस में भी होता है। अगर आप कोई सॉलिड कंडक्टर लो, सॉलिड कंडक्टर को आपने चार्ज दिया Q, तो आपने चार्ज सपोज यहाँ पे दिया, बट ये सारा का सारा चार्ज आपका सारा का सारा बाहर में आ जाएगा, ऑल द चार्ज विल कम आउटसाइड, सारा का सारा मेरा चार्ज बाहर आ जाएगा, चाहे मेरा सॉलिड कंडक्टर है यहाँ पे, तो जैसे मेरा शेल है ना, तो अगर अपने कंडक्टर का पूरा चार्ज दिया तो भी बाहर ही आएगा। नाउ इफ यू हैव टू फाइंड आउट कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, तो अंदर तो मेरा चार्ज इज 0, तो Q एनक्लोज्ड इज 0, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 हियर, ठीक है। तो दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट विल यूज इट इन आवर कमिंग लेक्चर्स ऑल्सो, राइट। सो दिस इज द फील्ड इनसाइड माई शेल इज कमिंग आउट टू बी 0, ठीक है, राइट। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज क्वाइट यूजफुल इन आवर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ऑल्सो, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में भी हमारा ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज़ होता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, आई थिंक इट विल कम इन नेक्स्ट लेक्चर। अब इसी कॉन्सेप्ट पे अभी हमने शेल लिया है, नाउ विल सी सेम कॉन्सेप्ट विद द क्वेश्चन देखेंगे विद द सेम कॉन्सेप्ट। जब मेरा माई चार्ज इज नॉट ऑन द आउटर सरफेस, शेल में क्या होता है आपका सारा का सारा चार्ज आउटर सरफेस पे आ जाता है, बट हम कंसिडर करेंगे सिनारियो द चार्ज इज नॉट आउटसाइड सरफेस, चार्ज इज स्टोर्ड इनसाइड द बॉडी, चार्ज इज स्टोर्ड इनसाइड द बॉडी। तब उस केस में क्या होगा, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पे निकालना होगा, देन व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बिकॉज देयर विल बी चार्ज इनसाइड दिस ना। अब मेरा चार्ज पूरा का पूरा बाहर की साइड में नहीं चला गया। अब मैंने अगर इंसुलेटर है, कोई इंसुलेटर को आपने कोई चार्ज दिया, Q चार्ज दिया, तो आपका चार्ज जो होगा दैट विल बी स्टोर्ड इनसाइड द बॉडी, पूरा का पूरा इनसाइड में भी बॉडी में स्टोर होगा, दैट इज नॉट गोइंग टू गो आउटसाइड लाइक आपका जो कंडक्टर के केस में सारा का सारा बाहर आ जाता है, उसमें नहीं होगा, इंसुलेटर में नहीं होगा। इंसुलेटर में चार्ज अंदर रहेगा। आप मेरे को अब इस पॉइंट पे कहीं पे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सो आई ड्रॉ ए क्वेश्चन सरफेस लाइक दिस। अब इस पॉइंट पे मेरा चार्ज तो अंदर कुछ ना कुछ है, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी देयर, ठीक है। सो दिस कॉन्सेप्ट यू आर गोइंग टू सी नाउ। सो थ्रू द एग्जाम्पल दे हैव इन द NCERT इट्स बिन गिवन। तो NCERT में क्या दे रखा है, एन अर्ली मॉडल ऑफ द एटम बता रखा है, विच इज़ बिन कंसिडर पॉजिटिवली चार्ज, मेरा न्यूक्लियस है ये, ठीक है, एंड माई विच इज़ ZE, ठीक है, ZE है, एंड सराउंडेड बाय द यूनिफॉर्म डेंसिटी। इसके बाहर यूनिफॉर्म डेंसिटी से मेरा नेगेटिवली चार्ज, यूनिफॉर्म डेंसिटी मीन्स द डेंसिटी इज कांस्टेंट आउटसाइड दिस, नेगेटिव चार्ज है मेरा ऑफ रेडियस r, ठीक है। द एटम इज न्यूट्रल, तो दैट मीन्स मेरा जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज -ZE, ठीक है, बिकॉज मेरा ये पॉजिटिव ZE है, तो -ZE विल, इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज विल बी -ZE। फॉर दिस मॉडल वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। सो इसमें भी दो चीज़ें लेंगे, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द, अंदर की साइड में देखेंगे न्यूक्लियस के, ठीक है, ये मेरा न्यूक्लियस है, दिस इज माई न्यूक्लियस, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज हो गया, और ये मेरा नेगेटिव चार्ज, इट इज़ बीन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हम दो पॉइंट पे देखेंगे, एक तो अंदर वाले पॉइंट पे देखेंगे, ठीक है, दिस इज माई r, और दूसरा हम देखेंगे बाहर वाले पॉइंट पे, ठीक है, आउटसाइड द एटम, ठीक है। तो दो चीज़ें दो लेंगे, व्हेन r इज लेस देन r, ठीक है, व्हेन r इज योर, जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो, सपोज दिस पॉइंट इज यू आर टेकिंग इट आउट विच इज लेस देन योर दिस r, ठीक है। तो अंदर में निकालना है, तो इसमें अगर मैं अंदर में निकालूंगा, नाउ इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, E डॉट ये वाला एरिया, ठीक है, हर पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड विल भी सेम रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल भी कांस्टेंट, प्लस आपका रेडियल रहेगा, तो अब थीटा विल भी 0, तो E डॉट, अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, E डॉट 4
पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका टोटल फ्लक्स आ गई थ्रू द गॉसियन सरफेस। नाउ दिस विल बी इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज। अब हमारा थिन शेल में क्या था, चार्ज तो मेरा अंदर कुछ भी नहीं था, बट यू हैव अ चार्ज हियर। यहाँ पे चार्ज कितना है आपका, एक तो जेड ही चार्ज है टोटल, ठीक है, और दूसरा चार्ज कितना है आपका, बिकॉज ऑफ प्लस आपका ये बिकॉज ऑफ ये नेगेटिव चार्ज जो मेरा यहाँ पे स्टोर है, ठीक है। दिस इज माय नेगेटिव चार्ज विच इज स्टोर। एक तो आपका पॉजिटिव चार्ज स्टोर है और ये नेगेटिव चार्ज, तो इन टोटल का सम करके विल गेट दैट क्यू एनक्लोज्ड। क्यू एनक्लोज मेरा कितना आ जाएगा, जेड ई हो गया प्लस आपका ये वाला, ये जो नेगेटिवली चार्ज स्टोर है, ये कितना हो जाएगा, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है मेरा, तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, दैट इज द वॉल्यूम इनटू, अगर इसकी डेंसिटी मेरी जो रो इज़ द डेंसिटी फॉर माई इलेक्ट्रॉन की जो मेरी यूनिफॉर्म डेंसिटी है स्टोर की, ठीक है। तो दिस इज माई चार्ज स्टोर, ठीक है। नाउ आई कैन इसको मैं डेंसिटी को आई कैन ब्रेक इट डाउन इनटू माई क्यू की टर्म, जेड ई की टर्म्स में, ठीक है। सो आई कैन राइट इट डाउन कि मेरा व्हेन आई एम हैविंग द 4/3 पाई आर क्यूब है, देन आई एम हैविंग द चार्ज जेड ई, माइनस जेड ई चार्ज है मेरा, ये है 1 के लिए कितना हो जाएगा, जेड ई डिवाइडेड माइनस जेड ई डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब, और 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब के साथ ही हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा, ये 4/3 से 4/3 कैंसिल, तो मेरा छोटे वाले के अंदर कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, इस वाले वॉल्यूम में कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा, माइनस जेड ई डिवाइड बाई आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। सो दैट इज अ चार्ज स्टोर। ये जो मेरा इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज स्टोर है, दैट इज दिस चार्ज 4/3 पाई आर क्यूब प्लस यहाँ पे है, और यहाँ पे नेगेटिव आएगा बिकॉज नेगेटिव चार्ज है, माइनस जेड ई 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ से 4/3 से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास नेट चार्ज जो आएगा मेरा इनक्लोज जेड ई प्लस जेड ई माइनस जेड ई आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब डिवाइड बाय कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। ये आपके पास चार्ज स्टोर आ गया इसके अंदर वाला, ये गॉसियन सरफेस के अंदर वाला, इसके अंदर वाला मेरा चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के, दिस इज माई नेट चार्ज। नाउ आई कैन अप्लाई टोटल फ्लक्स through the Gaussian surface is my E into 4 pi r square, that will be equal to Q enclosed divided by epsilon naught. Q enclosed मैंने निकाल दिया, I'll put it here Q enclosed, और मैं 4 pi r square नीचे ले जाऊंगा, सो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा ZE मैंने कॉमन बाहर निकाल दिया डिवाइड बाई 4 pi epsilon naught r square, ये r square से आपको यहाँ पे r square मिल जाएगा, और यहाँ पे r डिवाइडेड बाई r क्यूब आ जाएगा, r डिवाइड बाई r क्यूब आ जाएगा। सो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। अब आउटसाइड के लिए देखते हैं, अब इस पॉइंट के लिए देखते हैं, तो अगर मेरे को इस पॉइंट के लिए चाहिए तो यहाँ पे चार्ज एनक्लोज कितना होगा, सेम आपका जेड ई पॉजिटिवली चार्ज एनक्लोज है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का भी माइनस जेड ई है, तो टोटल चार्ज मिला के मेरा जीरो हो जाएगा, और तो मेरा आउटर पॉइंट पे माई इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी इक्वल टू जीरो बिकॉज माई चार्ज एनक्लोज इज जीरो, ठीक है, राइट। So that's all regarding the concept in our this lecture, electric charges and field. So electric charges में we'll take a quick review. हमने start की थी with the observations. हमने जो observations देखी थी regarding the invisible force which is attracting the amber rod which is attracting the light pieces. So that was the first observation that we have seen, and then we have seen there is some kind of a rock which is attracting the iron pieces. So those were the observation was there, but those observation was never been put into thought कि क्यों होता है ये, ठीक है। But later on in the 17th century and all, then it started building up, the idea started building up कि क्यों होता है, तो फिर we have done multiple experiments, तो उन experiment के basis पे we have seen there is a physical entity called charge होता है, and the charge is having two polarities, ठीक है, और जो same charge होते हैं फिर हमने these are from the observations only, ठीक है। सेम चार्ज जो होते हैं मेरे रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज मेरे अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। नाउ वो जो अट्रैक्शन और रिपल्शन है, दैट इज व्हाट वी कॉल द कूलम्स फोर्स। अब उसको क्वांटिफाई किया थ्रू द कूलम विद द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन दैट वी हैव सीन, 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। फिर उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट देखा, फोर्स का कॉन्सेप्ट के बाद हमने देखा एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट इज रिक्वायर्ड बिकॉज देयर इज सर्टेन लिमिटेशन, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम था हमारा कूलम में, तो देन वी हैव गॉट इनटू द फील्ड वाले व्यू में हम लोग गए और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखी, और फील्ड लाइन से रिलेटेड मिलता जुलता कॉन्सेप्ट हमने फ्लक्स का पढ़ा कि फ्लक्स इज नथिंग बट योर क्वांटिफिकेशन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप उसको एक प्रॉपर मैथमेटिकल वे में डिज़ाइन कर रहे हो कितनी फील्ड लाइंस पास ऑन कर रही हैं थ्रू द एरिया, ठीक है। देन वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डाइपोल बिकॉज हमारा जो नेचुरली मैटर इज ऑल न्यूट्रल, बट मैटर इज आपका टोटल चार्ज जीरो है, बट इट विल क्रिएट अ नॉन जीरो इफेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड में नॉट बी जीरो, सो दैट कॉन्सेप्ट वी हैव सीन इन द डाइपोल। और हमने देखा था डाइपोल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट लाइक हमने जो उसके जो मैक्रो लेवल प्रॉपर्टीज़ जो हो जाती हैं, लाइक वाटर इज़ अ सॉल्यूबल, वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, एंड वाई द
why the water is liquid at a room temperature, why the methane is a gas at the room temperature. That is all because of the dipole interactions only. ठीक है. So this is all we have seen, and then we have seen in the last we have seen the Gauss law. ठीक है. It is nothing but हमने flux को how we have see the flux with the charge enclosed along the surface. ठीक है. So इसके बाद देन वी हैव सीन हमने टुडे आज के लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ देखा. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर. अब हम देखते हैं पॉइंट्स टू पॉन्डर. तो पॉइंट्स टू पॉन्डर में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ एक कॉन्सेप्ट दे रखे हैं दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. ठीक है. सो पहला ये कह रहा है कि आपके हमने देखा कि प्रोटॉन हमारे न्यूक्लियस में क्या होते हैं, आपके प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं. ठीक है. ये आपका न्यूक्लियस हो गया. आपके यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये सारे हैं. अब देखो आप प्रोटॉन जो होगा दैट इज पॉजिटिव. ये पॉजिटिव तो रिपेल करेंगे. देन हाउ दे आर बाइंडिंग टुगेदर, अब किस तरीके से बाइंड है, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो कोई भी चार्ज नहीं होता. तो न्यूट्रॉन किस तरीके से बाइंड हो रहा है. ये प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज है, इन पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगी. ठीक है. हमने एक फोर्स पढ़ी ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत ही कम होती है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज माई अट्रैक्टिव फोर्स. ये मेरी अट्रैक्टिव होती है, बट ये तो इतनी कम होती है कि ये तो मेरे को इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगी प्रोटॉन पे, ये तो इसको ओवरकम ही नहीं कर पाएगी. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज 10⁻36 टाइम्स होती है. तो इसमें अट्रैक्शन तो होगा नहीं, रिपल्शन होगा. देन इट इज़ बीन थॉट देयर इज वन मोर काइंड ऑफ अ फोर्स विच इज देयर इन द स्मॉलर रेंज ओनली एंड विच इज 137 टाइम्स ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विच यू कॉल द न्यूक्लियर फोर्सेस. तब हमने देखा कि हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं विच इज़ 137 टाइम्स ऑफ दिस. दो न्यूक्लियर फोर्स होती हैं. तो हमने जो हमारी न्यूक्लियस के अंदर जो एक फोर्स जो हमने देखी जो कि बाइंड कर रही है प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, इन तीनों को जो बाइंड करती हैं दैट इज़ माई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि मेरी 137 टाइम्स ऑफ माई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है. दैट इज 10⁻36 उसका इंटू 137 टाइम्स. पर जो इसकी रेंज होती है दैट इज 10⁻⁻15 विच इज़ विद इन द न्यूक्लियस. जो मेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती हैं दैट इज विद इन न्यूक्लियस. और इसमें दे विल नॉट बी एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन्स. इसमें इलेक्ट्रॉन्स पे एक्ट नहीं करती, दे विल ओनली एक्टिंग ऑन न्यूट्रॉन. ये और दे आर चार्ज इंडिपेंडेंट. ये न्यूट्रॉन पे भी एक्ट करेंगी, प्रोटॉन पे भी करेंगे और प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे भी. ये तीनों पे एक्ट करके एंड दीज आर अट्रैक्टिव बिकॉज दिस इज मोर देन माई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ठीक है. ये मेरी इलेक्ट्रिक फोर्सेस से ज़्यादा है. तो दैट्स वाई इट इज़ बाइंडिंग. जो अल्टीमेट मेरा नेट फोर्स होती है विच इज़ माई अट्रैक्टिंग फोर्स विच इज़ मेकिंग माई न्यूक्लियस स्टेबल विच इज़ बाइंडिंग माई प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन. ठीक है. सो दैट इज आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स दैट इज बिन गिवन. तो यहाँ पे हमारे को थर्ड काइंड ऑफ फोर्स के बारे में पता लगा विच इज़ आर फंडामेंटल फोर्स एंड विच इज़ द मोस्ट रिक्वायर्ड फोर्स. अगर आपका इफ़ यू डोंट हैव दिस न्यूक्लियर फोर्सेस तो आपके कभी न्यूक्लियस नहीं बनेगा तो एटम नहीं बनेगा तो कोई मॉलिक्यूल नहीं बनेगा तो कुछ भी नहीं बनेगा. ठीक है. एटम नहीं बनेगा तो कुछ भी नहीं बनेगा. तो फॉर द मेकिंग ऑफ द एटम दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस इज अटमोस्ट रिक्वायर्ड. और यहाँ पे हमने देखा रेंज होती है इसकी 10⁻⁻15 और इसकी जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज 137 टाइम्स ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ठीक है. एंड दिस इज प्रिसाइसली एट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस. ठीक है. जो इसका एक्टिंग रेंज होती है साइज ऑफ द न्यूक्लियस के अंदर ही होती है. एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अलाउड टू सिट ऑन द प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ड्यू टू द लॉ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड दिस गिव्स द एटम देयर स्ट्रक्चर. So this nuclear forces they are acting between the proton and the neutron. Here the electrons are not having any role. ठीक है. इसमें इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है. इलेक्ट्रॉन विल बी जो हमने देखा था वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर मॉडर्न फिजिक्स में देखेंगे. इलेक्ट्रॉन डज नॉट सिट ऑन द न्यूक्लियस, इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड. ठीक है. इलेक्ट्रॉन विल बी रिवॉल्विंग अराउंड. अब इसके बाहर से मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आती है. तो इलेक्ट्रॉन विल बी रिवॉल्विंग अराउंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन और जो मेरे न्यूक्लियस के बाद की जो फोर्सेस स्टार्ट होंगे दैट इज माई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज नॉट इनसाइड द न्यूक्लियस, इट विल नॉट सिट. दैट फॉलोज द लॉ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स जो कि हमारे होते हैं कि एक डेजिग्नेटेड शेल के अंदर ही वो रोटेट करता है और एक ऑर्बिटल्स में रोटेट करता है. तो ऑन दैट बेसिस वी विल से कि इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी इन द न्यूक्लियस, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड. ठीक है. अब देखते हैं वी आर गिवन द कूलम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में हमारे को दे रखा है. बिकॉज कूलम फोर्स जो होती है आपकी दैट इज बिकॉज दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ये दोनों हो सकती है. दैट डिपेंड्स अपॉन द ये आपकी रिपल्सिव हो सकती है और अट्रैक्टिव भी हो सकती है. ठीक है. सॉरी, कूलम फोर्स आपकी रिपल्सिव हो सकती है, और ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है. बट आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है दैट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. ठीक है. और बिकॉज वाई दिस इज सो, बिकॉज वी हैव टू एंटिटी पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. पॉजिटिव चार्ज और द नेगेटिव चार्ज. ठीक है. दो एंटिटी होती है और यहाँ पे हमारा जो मास होता है सिंगल एंटिटी होता है. ठीक है. तो यहाँ पे ये सारी फोर्स मेरी पॉजिटिव रहती है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव रहती है. तो बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से ना माई इफेक्ट में भी कैंसिल आउट. ठीक है. अगर मेरा ये चार्ज है और यहाँ पे मेरी एक प्लस क्यू चार्ज है
एंड आई एम हैविंग द माइनस क्यू चार्ज है, सॉरी अगर ये मेरा प्लस क्यू है और ये ना माइनस क्यू है, ठीक है, अगर मेरा प्लस क्यू और माइनस क्यू यहाँ पे रखा हुआ है एंड आई हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑन टू इट। दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है बट दे ऑलवेज कैंसिल आउट, ठीक है। अगर आप यही देखो, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, आपको इस पॉइंट पे आपको यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसकी वजह से जो फोर्स होगी दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, इसकी वजह से जो फोर्स होगी विल बी इन दिस, आप ये समझो दोनों के सेंटर अलाइंड है, पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर ये यहीं पे सेंटर है। अब इसकी वजह से अगर मैं फोर्स निकालूंगी पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से, तो पॉजिटिव की वजह से फोर्स इधर आएगी, नेगेटिव की वजह से इधर आएगी और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। डिस्पाइट आपकी फोर्स इतनी ज़्यादा है 10⁻36 टाइम्स ऑफ योर ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, बट बिकॉज दीज फोर्सेस, बिकॉज मेरे साइंस अपोजिट होते हैं, दीज फोर्सेस कैन बी कैंसिल आउट, सो दैट्स वाई इसकी इतनी प्रीडोमिनेंट नहीं होती। दैट्स वाई आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती हैं डिस्पाइट इट इज़ मच वीकर बट इट इज़ डोमिनेटिंग बिकॉज इट इज़ ऑलवेज आपकी न्यूट्रल बॉडीज़ के ऊपर, दो मासेस हैं, दे आर अट्रैक्टिंग, चाहे छोटे से छोटा मास हो, बड़े से बड़ा मास हो, ठीक है, दे आर ऑलवेज बी अट्रैक्टिंग। सो दैट्स वाई आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है दैट इज़ वीकर फोर्स, डिस्पाइट दिस दे आर मोर परवेसिव इन द नेचर बिकॉज ये कैंसिल आउट नहीं होती, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस विल नेवर कैंसिल आउट बट आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसमें क्या कहना चाह रहा है आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, हमने इतना बड़ा नंबर क्यों ले लिया 9 × 10⁻9, वी कैन टेक द स्मॉल नंबर ऑल्सो, वाई वी हैव टेकन दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी व्हेन वी हैव अ चॉइस, क्योंकि हमारा जो फुल कूलम फोर्स आती है Q1 Q2 डिवाइड बाय R², ठीक है। तो हम लोग ये छोटा ले सकते थे ताकि हमारे को ये चार्जेस छोटे छोटे लेने पड़ते, बिकॉज क्या होता है यहाँ पे हमारे को कूलम हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, कूलम इज नथिंग बट कि फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज, बोथ 1 कूलम चार्ज सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस। तो नाउ मेरे को K पहले तो इतना बड़ा लेना पड़ा जिसकी वजह से मेरे को 1 कूलम बहुत बड़ा डिफाइन करना पड़ा, ठीक है। तो वाई दिस इज सो बेसिकली द आंसर फॉर दिस लाइज के हमारा लाइज इन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, दे आर बोथ the same thing, they are not different. Second, electricity and magnetism जो outcome है that is the light. तो all three phenomena are interrelated, they are unified phenomena, they are not separate phenomena. और जो एक कांस्टेंट होता है मेरा, द लाइट इज हैविंग द कांस्टेंट वेलोसिटी दैट इज c, ठीक है, दैट इज अ कांस्टेंट फिनोमेना। और नाउ माय लाइट इज बीन रिलेटेड विद माय म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जो मेरा यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है, ये कांस्टेंट इज नथिंग बट योर 1/4π एप्सिलॉन नॉट होता है आपका। सो यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट के साथ आता है और म्यू नॉट होता है आपका परमेबिलिटी और ये होता है आपका परमिटिविटी, ठीक है। नाउ C इज़ योर कांस्टेंट, ठीक है, दिस इज कांस्टेंट। तो हम ये भी कर सकते थे, हम लोगों ने क्या किया, पहले म्यू नॉट निकाला, ठीक है, म्यू नॉट से हम लोग एप्सिलॉन नॉट निकालने गए, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या हो जाता है, दैट इज 1/c² म्यू नॉट। तो हमने म्यू नॉट पहले निकाला एंड देन वी हैव गॉन टू एप्सिलॉन नॉट। द रीज़न फॉर दिस इज कि इट इज़ ईजी टू फाइंड आउट म्यू नॉट, प्रैक्टिकली ऑपरेशनल वाइज इट इज़ ईजी टू फाइंड आउट म्यू नॉट थ्रू द करंट, ठीक है, बिकॉज हमने SI यूनिट हमने ले रखी है, वी हैव डिसाइडेड द SI यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ करंट, ठीक है। वाई वी हैव डन इट, बिकॉज अगेन प्रैक्टिकली इट इज़ पॉसिबल टू डू दैट, टू हैव द 1 एम्पियर करंट रादर देन हैविंग द 2 चार्जेस सेपरेटेड बाय 1 डिस्टेंस। चार्ज को सेपरेट करके बीच में फोर्स निकालना बड़ा मुश्किल था, तो रादर देन दैट वी हैव डिफाइन 1 एम्पियर, हमने डिफाइन किया कि 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो मेरे अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे दैट इज नथिंग बट म्यू नॉट डिवाइड बाय 2π I1 I2 अब हम देखेंगे आगे डिवाइड बाय R²। तो इसके बेसिस पे मैंने देखा 1 एम्पियर का अगर मैं चार्ज मेरा 1 मीटर डिस्टेंस पे अगर मेरा है तो माई म्यू नॉट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4π × 10⁻⁻⁷, ठीक है, दैट इज योर म्यू नॉट इज कमिंग इन। तो यहाँ से मैंने डिफाइन किया बिकॉज माई SI यूनिट इज बिन डिफाइंड इन एम्पियर, 1 एम्पियर, ठीक है। SI यूनिट मेरी 1 एम्पियर में डिफाइन थी बिकॉज वी आर गोइंग फ्रॉम द SI यूनिट्स ओनली, ठीक है। अगर आपकी कूलम में डिफाइन होती यूनिट तो यू विल गो फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी टू मैग्नेटिज्म, बट वी हैव गॉन फ्रॉम मैग्नेटिज्म टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हमने जो SI यूनिट इज डिफाइंड इन एम्पियर, तो इस एम्पियर से मैंने डिफाइन किया हमारे म्यू नॉट मैंने डिफाइन किया, ठीक है। जब मैंने म्यू नॉट डिफाइन किया तो मेरे को पता है इट इज C इज कांस्टेंट, तो विद दैट म्यू नॉट आई कुड एबल टू डिफाइन माई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तब मैंने एप्सिलॉन नॉट डिफाइन किया, देन आई कुड एबल टू डिफाइन माई K। तो दैट्स वाई K वैल्यू आपकी फिक्स हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज योर SI यूनिट इज बिन फिक्स्ड विद एम्पियर, करंट से एम्पियर से फिक्स्ड है, ठीक है, और एम्पियर से मेरा म्यू नॉट फिक्स्ड है दैट इज 4π × 10⁻⁻⁷, ठीक है। तो बिकॉज एम्पियर से मेरा ये 4 म्यू नॉट आया और म्यू नॉट से मेरा एप्सिलॉन नॉट आया और एप्सिलॉन नॉट से मेरा K आया, ठीक है। सो दैट्स वाई वी हैव गॉन दिस वे। और ये क्यों गए हम मैग्नेटिज्म से इस डायरेक्शन में, बिकॉज इट इज़ ऑपरेशनली इट इज़ पॉसिबल टू गो फ्रॉम दिस, ऑपरेशनली इट इज़ पॉसिबल बिकॉज you could able to see the forces between them, 1 एम्पियर करंट जब जा रहा है, ठीक है, 1 एम्पियर करंट यू कैन फ्लो, ठीक है, बट एट दैट टाइम इट वॉज इम्पॉसिबल टू हैव द
टू चार्जेस सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस एट सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है. 1 कूलम चार्ज आपको सेपरेट आउट करना, दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट, बट 1 एम्पियर चार्ज कैन बी फ्लोइंग. यू कैन हैव द एक्सपेरिमेंट वेयर 1 एम्पियर चार्ज इज फ्लोइंग, करंट इज फ्लोइंग, ठीक है. तो ये पॉसिबल था, तो दैट्स वाई वी हैव गॉन फ्रॉम मैग्नेटिक फोर्सेज टू इलेक्ट्रिकल फोर्सेज, ठीक है. सो दैट इज अ रीजन कि आपका ये जो ये है के इज नॉट एनी आर्बिट्री यूनिट, वी हैव टू चूज के ऑन द बेसिस ऑफ आर SI यूनिट, दैट इज 9 × 10⁻⁹. अब इसी का ही एक जो कॉन्सिक्वेंस आया, जब इतनी बड़ी यूनिट हो गई तो आपका कूलम भी बहुत बड़ा हो गया, ठीक है. बिकॉज योर के इज बिन डिजाइन बिकॉज ऑफ द करंट से म्यू नॉट, करंट से मैग्नेटिक फोर्सेस, और मैग्नेटिक फोर्सेस मेरी कम होती हैं एज कंपेरिजन टू माई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. तो मेरा के से मेरा म्यू नॉट आया, ठीक है. सॉरी, आपका SI यूनिट है आपकी एम्पियर, ठीक है. एम्पियर से आपने डिफाइन किया, आपने म्यू नॉट डिफाइन किया, और म्यू नॉट और सी इस सी म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच में आपका रिलेशनशिप है, और सी इज़ कांस्टेंट, अगेन कांस्टेंट. तो आपने म्यू नॉट से फिर यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट निकाला, और एप्सिलॉन नॉट से आपने के निकाला, और के से आपने कूलम निकाला, 1 कूलम. अब अपने कूलम की वैल्यू, दैट्स वाई इट इज सो लार्ज, बिकॉज योर के इज कमिंग आउट टू बी लार्ज, ठीक है. तो अपने पहले इसमें डिफाइन किया हमने वाई वी हैव फिक्स्ड द यूनिट ऑफ के एस 9 × 10⁻⁹. अब सेकेंड पार्ट में इसमें कह रहा है कि वाई द यूनिट चार्ज इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक. आपने के की इतनी लार्ज वैल्यू ली जिसकी वजह से आपको यूनिट चार्ज भी इतना बड़ा लेना पड़ा, ठीक है. यूनिट चार्ज भी इतना बड़ा लेना पड़ा. वाई, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? बिकॉज आपके एक तो हमारा जो फंडामेंटल SI यूनिट डिज़ाइन थी, दैट इज इन टर्म्स ऑफ एम्पियर डिज़ाइन थी, ठीक है. तो वी हैव टू गो फ्रॉम मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिक फोर्सेस, ठीक है. तो दैट इज द फर्स्ट रीज़न दैट वी हैव टू टेक 1 एम्पियर है सच ए लार्ज यूनिट, बिकॉज द SI यूनिट आपकी एम्पियर में थी. तो मैग्नेटिक फोर्सेस, एम्पियर से आप मैग्नेटिक फोर्सेस ले पाए, मैग्नेटिक फोर्सेस से आपने म्यू नॉट डिफाइन किया था, ठीक है. तो इसलिए हमें वी हैव टू टेक द चार्जेस एज 1 कूलम बहुत लार्ज हो जाता है, और हमें चार्जेस सारे माइक्रो कूलम और नैनो कूलम के टर्म्स में ही लेने पड़ते हैं, ठीक है. दैट इज द रीज़न, राइट. अब नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, कि द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज इज नॉट एन ऑब्वियस प्रॉपर्टी. सो राइट नाउ जो एडिटिव प्रॉपर्टी है चार्ज की, दैट इज लाइक ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन. इट इज, यू कैन नॉट टेल कि क्यों होती है, ठीक है. यू कैन नॉट गो आउट एंड प्रूव इट मैथमेटिकली. इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि मेरी जो चार्ज होती है, चार्ज की जो एडिटिव प्रॉपर्टी है, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन दैट इट बिहेव लाइक द स्केलर. ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई इट इज़ रिलेटेड विद डायरेक्शन और नॉन डायरेक्शन, इट इज़ नथिंग लाइक दैट. इट इज़ जस्ट द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है. तो यहाँ पे वही क्या है कि एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज इज नॉट एन ऑब्वियस प्रॉपर्टी. इट इज़ रिलेटेड विद, नॉट ऑब्वियस मीन्स it has been done experimentally, this has been postulated and confirmed by the experiment. So it is a postulate, ठीक है. there is no other way to say it is true, ठीक है, because it has been confirmed by the experiments also. So this is additive is a postulate and it is confirmed by the experiment, ठीक है. And it is not like a charge has been related with direction or associated with direction, ठीक है. It is not like that. So because it is experimentally been कि it has been additive, so we can call it a charge is a scalar, ठीक है. अब next है कि अब यहाँ पे वी हैव बीन सीन 3 टाइप ऑफ इन्वेरियंट. वन इज़ योर रोटेशनल इन्वेरियंट. तो चार्ज हम देखेंगे, चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन योर रोटेशन, ठीक है. दैट मीन्स अगर आपका इफ़ यू हैव चार्ज आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस में, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में भी चार्ज आपका यही होगा. अगर मैं आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज कर दूँ, ये वाला कोऑर्डिनेट एक्सिस कर दूँ, तो रोटेट कर दूँ अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस, तब भी आपका चार्ज ये क्यों रहेगा, चार्ज नहीं चेंज होगा, ठीक है. तो चार्ज इज नॉट ओनली ए स्केलर और इन्वेरियंट अंडर रोटेशन, इट इज़ ऑल्सो इन्वेरियंट. तो पहला तो हमने देखा चार्ज जो है मेरा, दैट इज इन्वेरियंट इन रोटेशन ऑल्सो, एंड इट इज़ इन्वेरियंट इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑल्सो. फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब अगर मेरा ये एक कार इज मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है, तो मेरा जो ऑब्जर्वर अंदर बैठा होगा और जो ऑब्जर्वर बाहर होगा, दोनों के लिए जो मेरा चार्ज होगा, इस सपोज इस पे चार्ज क्यू है, तो ये दोनों के लिए मेरा जो अंदर ऑब्जर्वर बैठा है और जो बाहर बैठा हुआ है, दोनों के लिए मेरा चार्ज मेरा यू ही होगा. तो ठीक है, फॉर बोथ ऑफ देम माई चार्ज विल बी क्यू ओनली, ठीक है, दोनों के लिए मेरे. तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे मेरा चार्ज नहीं डिपेंड करता. अगर वो चार्ज मेरा इफ इट्स बीन वेरिएंट विद द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट मीन्स आपका जो कंजर्वेशन प्रिंसिपल होता है वो वायलेट हो जाता है. अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ती, ठीक है, इफ इट्स डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वर की वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा होता, देन योर चार्ज विल नॉट बी कंजर्व, ठीक है. अगर ज़्यादा वेलोसिटी होती तो आपका चार्ज ज़्यादा बढ़ जाता, ठीक है. सो देन इट वायलेट्स द कंजर्वेशन प्रिंसिपल. सो दैट्स वाई द चार्ज इज इनवेरिएंट विद द ऑब्जर्वर, ठीक है. ऑब्जर्वर की रिलेटिव मोशन के इनवेरिएंट है आपका चार्ज, ठीक है. फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता. ऑल्दो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है मेरी स्केलर क्वांटिटी होती है. स्केलर क्वांटिटी मीन्स इट इज़ हैविंग द रोटेशनल इन्वेरिएंट है, रोटेशनल
तो ये डायरेक्शन पे नहीं डिपेंड करता, रोटेशनल इन्वेरिएंट। तो रोटेशनल इन्वेरिएंट का मतलब हो गया कि इट इज़ नॉट डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन। आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी इस डायरेक्शन में भी सेम रहेगी, इस डायरेक्शन में भी सेम रहेगी, इस डायरेक्शन में भी सेम रहेगी, इस डायरेक्शन में अगर आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज सेम। अगर 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, आपकी काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम इन ऑल द रोटेशनल फ्रेम्स, ठीक है। इट इज रोटेशनली इन्वेरिएंट, बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट relative, it is not invariant in my frame of reference, because if you see अगर इसमें मैं if this car is moving with 10 मीटर पर सेकेंड एंड दिस ब्लॉक इज देयर, ठीक है, ये ब्लॉक इज देयर, तो जो मेरा ऑब्जर्वर अंदर बैठा हुआ है इसके लिए तो काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो, बिकॉज मेरा ब्लॉक की जो स्पीड कितनी है जीरो, और जो मेरा ऑब्जर्वर है विच इज सिटिंग आउटसाइड इसके लिए ब्लॉक इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी आपकी 1/2 m/v² आ गई, 10 स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरी काइनेटिक एनर्जी इज नॉट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन्वेरिएंट, ऑल्दो काइनेटिक एनर्जी इज माई रोटेशनल इन्वेरिएंट, बट मेरा जो चार्ज है दैट इज रोटेशनल इन्वेरिएंट ऑल्सो एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन्वेरिएंट ऑल्सो, ठीक है। अगर आपका और सेकंड है, अगर आपका चार्ज इन्वेरिएंट होता, इफ चार्ज इज नॉट इन्वेरिएंट दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज विल बी वॉयलेटेड, ठीक है। आपका वेलोसिटी चेंज होती तो आपका चार्ज चेंज होने लगता, ठीक है। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, एक ऑब्जर्वर को चार्ज ज़्यादा दिखता, दूसरे ऑब्जर्वर को चार्ज कम दिखता, सो इट वॉयलेट्स द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो हमारा होता है, ठीक है, जो हमारी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, राइट। अब सेकंड में मेरे को कह रहा है जो मेरा कंजर्वेशन ऑफ टोटल चार्ज है ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ माय इन्वेरिएंस ऑफ टाइम। अब ये थर्ड इन्वेरिएंस इसने इंक्लूड कर दिया कि पहले हमने इन्वेरिएंस देखा, चार्ज इज रोटेशनल इन्वेरिएंट, चार्ज इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन्वेरिएंट। अब मेरे को चार्ज कह रहा है इट इज़ इन्वेरिएंस ऑफ टाइम, जो मेरी, और इन्वेरिएंस ऑफ टाइम के साथ जो मेरी प्रॉपर्टी रिलेटेड है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपका जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो प्रॉपर्टी है कि चार्ज आपका हमेशा कंजर्व रहेगा, दैट इज बिकॉज ऑफ टाइम इन्वेरिएंस, ठीक है, बिकॉज ऑफ टाइम इन्वेरिएंस। और टाइम इन्वेरिएंस क्या होता है कि योर एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स और योर आउटकम डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। आप एक एक्सपेरिमेंट सुबह 9 बजे करोगे, एक एक्सपेरिमेंट शाम को 9 बजे करोगे, तो आपके दोनों के रिजल्ट सेम आएंगे, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम के ऊपर नहीं डिपेंड है, ठीक है। सो सिस्टम बिहेवियर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम। आपका चार्ज है कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज, ठीक है, दैट इज अ प्रॉपर्टी विच इज बीन रिलेटेड विद द इन्वेरिएंस ऑफ टाइम, ठीक है। इट इज रिलेटेड विद द इन्वेरिएंस ऑफ टाइम, सो इट डज नॉट रिलेटेड विद योर रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट इज ओनली डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेरिएंस ऑफ टाइम। बिकॉज हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि स्केलर है बट दे आर नॉट कंजर्व्ड, ठीक है, और मेरे पास ऐसी प्रॉपर्टीज हैं विच आर नॉन स्केलर, ठीक है, दे आर कंजर्व्ड, ठीक है। दैट डिपेंड्स, उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती हैं, बट दे आर स्टिल कंजर्व। फॉर इंस्टेंस हमारी काइनेटिक एनर्जी है दैट इज माई स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, बट इट इज नॉट कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन। अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है आपका, तो डिस्पाइट हैविंग द स्केलर क्वांटिटी इट्स की माई काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, ठीक है। तो कंजर्वेशन प्रिंसिपल इसमें काइनेटिक एनर्जी में नहीं है। सेम वे अगर मैं देखूँ मेरी क्वांटिटी एंगुलर मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व डिस्पाइट हैविंग द वेक्टर क्वांटिटी, तो मेरा स्केलर, माई कंजर्वेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्केलर क्वांटिटी, इट डिपेंड्स अपॉन द इन्वेरिएंस ऑफ टाइम, जो मेरा कंजर्वेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी होता है, ठीक है। सो याद रखना हमेशा कंजर्वेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज डिपेंडिंग अपॉन माई इन्वेरिएंस ऑफ टाइम, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा चार्ज जो है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज डिपेंडिंग अपॉन योर इन्वेरिएंस ऑफ टाइम, ठीक है, एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन कि आपकी स्केलर है, रोटेशनल वेरिएंस है और नॉन रोटेशनल है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा कि आपकी जो स्केलर है लाइक काइनेटिक एनर्जी स्केलर, बट इट्स स्टिल नॉट कंजर्व्ड इन द इलास्टिक कोलिजन, बट वी हैव सीन एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम डिस्पाइट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। अब नेक्स्ट है हमारा क्वांटाइजेशन। अब क्वांटाइजेशन को भी बोला जा रहा है, इट इज़ अ बेसिकली इट इज़ अ लॉ विच इज़ बीन एम्पेरिकल लॉ। एम्पेरिकल लॉ मेरे वो होते हैं कि आप उसको पहले से यू कैन नॉट मैथमेटिकली प्रूव इट, आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगा कि हाँ ये क्वांटाइज है। आप जानना चाहो कि क्यू वाई द क्यू इज़ n/e, कि ये n/e क्यों है, वाई इट इज़ देयर, कि आपको ओरिजिन पे जाना चाह रहे हो कि क्यों है, यू कैन नॉट नो दैट, इट इज़ फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट यू गेट टू नो कि आपका जो चार्ज है दैट इज क्वांटाइज विच इज इक्वल टू n/e, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द एम्पेरिकल लॉ, कि माई क्वांटाइजेशन इट इज़ नथिंग बट द एम्पेरिकल लॉ ऑफ नेचर, के विद द एक्सपेरिमेंटेशन यू हैव सीन कि आपका जो चार्ज है दैट इज क्वांटाइज विच इज इक्वल टू q/e। आप इसको आपको इसको प्रूफ करने जाओगे दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, ठीक है। एंड अनदर थिंग इज देयर इज नो एनालॉगस फॉर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज मेरा चार्ज क्वांटाइज है, दैट इज स्मॉलेस्ट यूनिट इज e, और इसका जो फर्दर होता है दैट इज मल्टीपल टाइम्स ऑफ n के उसमें, तो e, 2e, 3 लाइक दैट इट विल बी देयर। बट माई मास इज नॉट क्वांटाइज, मीन्स मास का ऐसा कोई छोटा यूनिट नहीं है, और मास मेरा कंटिन्यूस है। ये जैसे मेरा e जो है मेरा इस तरीके से मूव करता है, तो इट विल टेक ई वैल्यू लेगा, 2e वैल्यू लेगा, 3e वैल्यू लेगा, 4e वैल्यू लेगा, बट माई मास इज कंटिन्यूस, ठीक है। मास आपकी बीच में भी कोई वैल्यू लेगा, इट कैन टेक, इट डज नॉट हैव एनी मिनिमम क्वांटाइजेशन नहीं है मास का कुछ भी, इट कैन टेक एनी कंटिन्यूस वैल्यू, ठीक है। वो मास मेरी कोई भी कंटिन्यूस वैल्यू ले सकता है।
नाउ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो होता है दैट कंसिस्ट ऑफ टू मेरे प्रिंसिपल होते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक तो ये नहीं है केवल वेक्टर एडिशन कर रहे हो आप, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कंसिस्ट ऑफ टू प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल मेरा ये कहता है कि मेरा जो एक चार्ज है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल इट इज सेइंग अगर मेरे 3 चार्जेस हैं तो दैट मीन्स इन दोनों चार्जेस के बीच में जो मेरा म्यूचुअली अट्रैक्शन और रिपल्शन है, इसका जो होगा मेरा इंडिविजुअल चार्ज इन दोनों के बीच में जो होगा उसका इम्पैक्ट ये थर्ड वाले का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा उस पर, ठीक है। दैट इज़ वन प्रिंसिपल एंड देन आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई द वेक्टर लॉ इन एडिशन। सो टू अप्लाई द वेक्टर लॉ इन एडिशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हैज़ टू प्रॉपर्टीज कंटेन इनटू इट। फर्स्ट थिंग इज दिस कि आपका 2-3 और मल्टीपल चार्जेस हैं, तो आपके जो 2 चार्जेस हैं इन दोनों के बीच में जो भी आपका म्यूचुअल रिपल्शन और अट्रैक्शन होगा, तो उसमें जो म्यूचुअली इन दोनों के बीच में होगा उसका ये थर्ड चार्ज जो होगा इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस है ना मेरी, तो उस फोर्सेस का कोई ये थर्ड वाला चार्ज कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा जो इन पे म्यूचुअली है। सेम वे अब इन दोनों के बीच में भी जो भी म्यूचुअली मेरी फोर्सेस रहेंगी उसका Q1 मेरा कोई इंपैक्ट नहीं डाल पाएगा, ठीक है। वो मेरी आइसोलेटेड इंडिपेंडेंट होंगी। तो फोर्स बिटवीन द पेयर इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द अदर्स। इन दोनों के बीच में जो भी फोर्सेस हैं ये इन दोनों के चार्जेस की वजह से ही है, कूलम्स चार्जेस की वजह से, कूलम्स लॉ की वजह से जो भी मेरी फोर्सेस आएंगी इसकी वजह से मेरा कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ऐसा नहीं है ये वाला मेरा चार्ज आ गया तो मेरा यहाँ पे कूलम फोर्स मेरी कम हो जाएगी, ठीक है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। अब मेरा यहाँ पे इसकी वजह से जो इस पर कूलम फोर्स लगेगी वो लगेगी, ठीक है। और नाउ इसकी वजह से जो इस पर कूलम फोर्स लगेगी, ठीक है। दोनों मैंने कूलम फोर्स लगा दी और नाउ आई कैन डू द वेक्टर एडिशन। अब मैं इसका वेक्टर एडिशन कर सकता हूँ, ठीक है। सो नाउ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल it is not regarded as obvious or equated as a law of addition of vector. So it says through two things. One thing is that the force on one is independent of any other charges which has been present, और उसके बाद you apply the vector addition, ठीक है। ये two things are there in superposition principle. Superposition principle is not always कि आप same vector addition कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है, सो इसमें क्या कह रहे हैं मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द डिस्क्रीट चार्जेस डज नॉट डिफाइन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर हमारी 3 चीज़ें हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा अगर आपका ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है। डिस्क्रीट चार्जेस हमने देखा था, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट चार्जेस हम लास्ट लेक्चर में देख रहे थे। तो डिस्क्रीट चार्जेस होते हैं ये आपके पॉइंट चार्जेस, ठीक है। सो दिस इज Q1, Q2, Q3, Q4। तो मतलब पूरा का पूरा चार्ज जो है ना इट इज़ कंसनट्रेटेड एट दिस पॉइंट चार्ज। तो इतने पॉइंट चार्ज पे कंसनट्रेट हो गया तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अनडिफाइंड हेयर। इस पॉइंट चार्ज के पे है, अगर मेरा पॉइंट चार्ज पे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका KQ डिवाइडेड बाई R²। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड अब जो पॉइंट चार्ज पे ही अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो दैट इज R इज टेंडिंग टू 0, ठीक है। R इज टेंडिंग टू 0 दैट मीन्स E इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी विच इज अनडिफाइंड। सो यहाँ पे ये कह रहा है कि डिस्क्रीट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में आपको पॉइंट चार्ज के ऊपर ही अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इज माई अनडिफाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं यहाँ पे डिफाइन ही नहीं कर सकता इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। बिकॉज ऑल माई charge is concentrated at this point. However, if I am having the continuous charge distribution, इस तरीके से मेरा continuous charge distribution है, तो इसमें 2 चीज़ें हैं। I can define के अंदर चार्ज के अंदर मैं डिफाइन कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे तो डिस्क्रीट चार्ज में चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अनडिफाइंड है, बट यहाँ पे मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज इज नॉट कंसनट्रेटेड, ठीक है। चार्ज इज नॉट कंसनट्रेटेड, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड स्मूथली, ठीक है, ओवर द वॉल्यूम, ठीक है, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो आई कैन डिफाइन किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, अंदर भी, जैसे यहाँ पे कट कर रहा हूँ अगर मैं पॉइंट डिस्क्रीट चार्ज को, तो इस पर नहीं डिफाइन कर सकता। यहाँ पे भी मैं अगर मैं कट कर रहा हूँ तो इस वाले पॉइंट पे आई कैन डिफाइन माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड हेयर, ठीक है, बिकॉज इट अवॉइड द इनफाइनाइट कंसंट्रेशन, ठीक है। ये बिकॉज यहाँ पे मेरा जो चार्ज है दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये मेरा पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज जब मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस आई कैन नॉट हैव द इनफाइनाइट कंसंट्रेशन एट वन पॉइंट, ठीक है। तो पहला तो रीज़न ये हो गया। और सेकंड थिंग इज आई कैन एबल टू फाइंड आउट माई वन थिंग इज दिस कि चार्ज इज नॉट इनफाइनाइटली कंसंट्रेटेड, जो कि मेरा पॉइंट चार्जेस में होता है। सेकंड थिंग इज वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द वॉल्यूम वेयर योर कंटिन्यूस चार्ज वॉल्यूम, और इसको कट करते हुए भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। हम पॉइंट चार्ज को कट करके तो हम इसको कट करके तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं डिफाइन कर सकते, बट यहाँ पे हम लोग डिसकंटिन्यूस चार्ज में यू कैन कट एंड यू कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑल्सो, यहाँ पे भी निकाल सकते हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और कंटिन्यूस वॉल्यूम चार्ज जो होता है हमारा, जैसे इस तरीके का पूरे वॉल्यूम में, ठीक है, पूरे वॉल्यूम में माई चार्ज इज बिन कंटिन्यूसली स्प्रेडेड ओवर, तो इसमें जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज़ कंटिन्यूस। आप यहाँ से स्टार्ट करो तो इस पॉइंट पे सो इट इज़ कंटिन्यूस। ये धीरे धीरे इंक्रीज़ करेगा फिर डिक्रीज़ करेगा। तो ऐसा नहीं है कि एब्रप्ट है कि इस ऐसे आ गया फिर ऐसे आ गया फिर ऐसे आ गया, कोई इसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं है। तो मैं अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये धीरे धीरे इंक्रीज़ करता जा रहा है और फिर उसके बाद यहाँ से मेरा डिक्रीज़ कर रहा है। तो आई कैन से कि मेरा चार्ज
जो बनेगा पहले अंदर तक ऐसे इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेल डिफाइंड एंड कंटिन्यूस है, अंदर मेरा वेल डिफाइंड एंड कंटिन्यूस है फॉर दिस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बट मेरा सरफेस चार्ज के अंदर आई फील सी देर इज डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अगर मैं सरफेस चार्ज लूँ, ये प्लेट लूँ मेरा, ठीक है, प्लेट ले लिया, अब मैंने प्लेट के इस साइड देखा और इस साइड, अब मैं इसके थ्रू, अगर मैं प्लेट के थ्रू मूव करूँ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो मैं ये वाले 2 वाले पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, अब यहाँ पे जो मैं इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन, क्योंकि हमने देखा ना सरफेस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में। अगर मैं 2 से 1 की तरफ मूव करूँ तो ये सीधा डिसकंटिन्यूटी, आपका 2 चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है बट आपके चार्जेस की डायरेक्शन चेंज हो गई। सो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज डिसकंटिन्यूअस अक्रॉस द सरफेस। ठीक है, सो यहाँ पे सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिसकंटिन्यूअस, आपका वॉल्यूम चार्ज में इट इज कंटिन्यूअस। ठीक है, और आप पॉइंट चार्ज के लिए इट इज़ अनडिफाइंड। अभी लास्ट देख लेते हैं पॉइंट ऑफ वंडर में हमारे को इसमें क्या कह रखा है कि ऑल्दो आपके पास ऐसे इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है कि आपका नेट चार्ज 0 है बट दिस नेट चार्ज विल बी हैविंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन जीरो इफेक्ट होता है इसका, नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, सो इट्स बीन गिवन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन वेयर द टोटल चार्ज इज 0। ठीक है, इसका मेरा सपोज आई टेक पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा है कोई चार्ज है, तो इसकी वजह से मैं अगर देखूँ नेट चार्ज कम्स आउट टू बी 0 बट इनकी वजह से देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगा बिकॉज दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डाइपोल, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज इन्वर्सिव प्रोपोर्शन टू आर क्यूब, दैट इज ऑल्सो वी हैव सीन। ठीक है, दैट इज इन्वर्सिव प्रोपोर्शन टू आर क्यूब के इन्वर्सिव प्रोपोर्शन होता है। अगर मेरा कोई पॉइंट चार्ज होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन्वर्सिव प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर, बट हियर द फॉल इन माई इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 1 बाय आर क्यूब से फॉल होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि इट्स फील्ड फॉल्स फास्टर देन द 1 बाय आर क्यूब। ठीक है, विच इज टिपिकली द फील्ड ऑफ अर पॉइंट चार्ज एंड दिस इज फॉर द सिंपल इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप पॉजिटिव नेगेटिव लोगे तो इफ यू विल सी कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी पॉइंट पे निकालना है तो इट इज फॉलिंग विद 1 बाय आर क्यूब से फॉल करेगा। ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 1 बाय आर स्क्वायर, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हमारा वी हैव सीन द अपना कंप्लीट लेक्चर देख लिया हमने, वी हैव सीन द कंप्लीट चैप्टर ऑफ आर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, अब इन द नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं, अब 1 लेक्चर या 2 लेक्चर लगेंगे। आई थिंक 34 के अराउंड हमारे क्वेश्चन हैं इन आर एक्सरसाइजेस, सो मे बी 1 और 2 लेक्चर्स में विल कंप्लीट आर जो भी एक्सरसाइजेस हमारे दे रखी हैं। ठीक है, सो फिर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा दैट वी आर गोइंग टू स्टडी मोर स्टैटिक चार्जेस की वजह से वी आर गोइंग टू सी सम मोर इफेक्ट्स, जैसे कि हमारा हम लोग का पोटेंशियल पे जाएंगे, विल सी द पोटेंशियल एनर्जी, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अभी तक हम वेक्टर साइड देख रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्सेस, ये सब देख रहे थे। अब थोड़े स्केलर साइड वाले क्वांटिटीज़ देखेंगे, लाइक पोटेंशियल देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। ठीक है, और फिर उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट वी आर बिल्डिंग अप ऑन दैट इज़ द कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू सी दोज थिंग्स, राइट। सो ठीक है फिर, ऑल राइट, थैंक यू।